हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, उत्तराखंड में अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सीरीज हमने चला रखी है, जिसका आज डे 17 है। और इसमें आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चन के साथ उत्तराखंड जल स्रोत, सिंचाई और नदी घाटी योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक हमने उत्तराखंड का इतिहास पूरा कर लिया है। अब हमारा है उत्तराखंड का जल स्रोत। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, नदी घाटी योजनाएं और सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक, 20 क्वेश्चन के अंतर्गत। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो इसमें यहाँ पे पहले देखें हम नदियों का उद्गम स्थल। तो जो हमारी सबसे लंबी नदी है, काली नदी, उत्तराखंड की, पिथौरागढ़ जिले के लिबुलेख दर्रे के पास से काला पानी के, यानी कि यहाँ पे व्यास आश्रम भी है, यहाँ से निकलती है। और ये उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी प्रणाली है। अलकनंदा की बात करें तो चमोली जिले के सतोपंत हेमनत से निकलती है। और यहाँ पे बात करें तो इसके उद्गम के पास सतोपंत ताल भी है, जो कि त्रिकोणीय झील स्थित है। भागीरथी नदी की बात करें तो उत्तराखंड जिले में गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। और यमुना नदी की बात करें तो उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से निकलती है यमुना नदी। इसी कारण इसको काली नदी भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई हमारी 4 जो मुख्य नदियां हैं उसकी बात है, उसके उद्गम की बात। तो हम देखते हैं अब मैप में कि काली नदी तंत्र का क्या है यहाँ पे पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले ये निकलती है काले पानी से, और सबसे पहले यहाँ पे तवा घाट में मिलती है, ये पूर्वी धौली गंगा से तवा घाट में मिलती है। फिर आगे बढ़ते हुए जौलजीबी में मिलती है गोरी गंगा से। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हुई मिलती हुई बनती है, यहाँ से नेपाल से, यहाँ से पूर्वी साइड से चमलिया, रूपालीगाड़, रामगुम। तो ये बहुत सारी नदियां, ठीक है, छोटी मोटी। इसके बाद मेन है यहाँ पे पंचेश्वर। पंचेश्वर में ये मिलती है सरयू नदी से, यहाँ से आती है सरयू नदी। और सरयू का देखो, सरयू का तंत्र क्या है, बागेश्वर के सरमूल से निकलती है सरयू नदी, और देवरा सरड़ी से निकलती है गोमती नदी। तो जब ये बागेश्वर में दोनों मिलती हैं, सरयू और गोमती, तो उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे काकरी घाट में एक नदी मिलती है, पनार नदी। ठीक है, और ये उत्तराखंड की ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूरब को आती है, यानी कि पनार नदी। ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रामेश्वर घाट में एक नदी और मिलती है उत्तर से, ये आती है पूर्वी रामगंगा नदी, जो कि नामिक ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये जो सरयू नदी है, ये नदी कहाँ मिलती है, पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है। ठीक, अब बात करेंगे, ये काली नदी फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक लधिया नदी है चंपावत में, ये आगे मिलती है, और टनकपुर से मैदान में उतर जाती है नदी, काली नदी। और काला पानी बनबसा होते हुए ये विरमदेव पहाड़ियों के बीच से यहाँ से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो ये तो था काली नदी तंत्र। अब हम बात करेंगे इसके बाद अलकनंदा नदी तंत्र की, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे बांक हिमनद से, यहाँ पे क्षीर सागर भी है यहाँ पे इसके आसपास। और आगे बढ़ते हुए नदी केशव प्रयाग में मिलती है, किससे, ये मिलती है सरस्वती नदी से। और सरस्वती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, देवताल से निकलती है। और इसी सरस्वती नदी पर भीम पुल भी बना हुआ है। इसके बाद ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए एक स्टॉप पे मिलती है, ऋषि गंगा सेकंड मिलती है यहाँ पे, ठीक है, बद्रीनाथ पे। और आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण गंगा मिलती है यहाँ पे गोविंद घाट पे। और सबसे पहला जो है यहाँ पे पंच प्रयागों में से विष्णु प्रयाग बनता है, किस पे, पश्चिमी धौली गंगा नदी के मिलन पे। पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलते हैं तो विष्णु प्रयाग बनाते हैं। और जो पश्चिमी धौली गंगा है वो कहाँ से निकलती है, गणेश गंगा और ऋषि गंगा के मिलन से यहाँ पे बनती है पश्चिमी धौली गंगा। जब ये नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो नंद प्रयाग में ये नंदाग्नि नदी से मिलती है, और नंद प्रयाग यानी कि दूसरा प्रयाग बनाते हैं। और नंदाग्नि नदी कहाँ से निकलती है, नंदा घुमटी से निकलती है, त्रिशूल पर्वत से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक कर्ण प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर यानी कि बागेश्वर से निकलती है, और यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनाती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अलकनंदा रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से निकलते हुए यहाँ पे मदरांचल श्रेणी यानी कि चौराबाड़ी क्षेत्र में यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, और मंदाकिनी में ही क्या है, यहाँ पे मधुगंगा, वासुकी, सोनगंगा इत्यादि नदियां मिलती हैं। तो रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है, अलकनंदा से मंदाकिनी नदी। और इसके बाद ठीक आगे चलते हुए देवप्रयाग में भागीरथी आती है यहाँ से पीछे से, तो देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से, और यहीं से इसका नाम देवप्रयाग से गंगा नदी पड़ जाता है। तो ये हो गया अलकनंदा नदी तंत्र। अब हम देखेंगे इसके बाद भागीरथी नदी तंत्र, जिसमें जो गोमुख है, अच्छा, गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे पड़ता है गोमुख, तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जब निकलती है तो आगे चलते हुए इसमें रुद्र गंगा मिलती है, केदार गंगा मिलती है, और जाह्नवी या जाड़ गंगा मिलती है। और जाड़ गंगा कहाँ पर मिलती है, भैरव घाटी में। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी भागीरथी में किस साइड से मिलती है, तो भागीरथी के दाहिने साइड से मिलती है जाह्नवी या जाड़ गंगा।
फिर आगे बढ़ते हुए सियाल गंगा मिलती है झाला में, ठीक है, झाला में सियाल गंगा मिलती है। और आगे बढ़ते हुए डोडी ताल से निकलती है एक नदी असीम गंगा, जो कि गंगोरी में मिलती है। फिर आगे बढ़ते हुए अलग भागीरथी नदी गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी से मिलती है, और यहीं पे गणेश प्रयाग से थोड़ा सा आगे पे क्या है, टिहरी डैम भी बना हुआ है। और यहीं से जो भिलंगना नदी है वो कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना, और बाल गंगा मिलती है इसमें भिलंगना में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और यहाँ पे अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास कहा जाता है पुराणों में, पुराने टाइम पे। बात करेंगे इसके बाद ये नदी देवप्रयाग में जब मिल जाती है, गंगा से गंगा बन जाती है, तो आगे बढ़ते हुए ये ऋषिकेश से अंदर प्रवेश करके ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी से मिलती है, और आगे बढ़ते हुए सोंग नदी से मिलती है रायवाला में, और फिर उसके बाद हरिद्वार में प्रवेश करती है, और रमताऊ नदी, सोलानी नदी, ये सब मिलती हैं। और इसके बाद यहाँ से ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये हो गया भागीरथी नदी तंत्र। अब बात करेंगे हम यमुना नदी तंत्र की, जो कि यमुना नदी तंत्र यमुनोत्री धाम में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुर ग्लेशियर भी आसपास में है। यहाँ से निकलते हुए इसमें हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, खरसाली में मिलती है ऋषि गंगा, और हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये नदी डाक पत्थर पे, देहरादून में डाक पत्थर है, यहाँ से ये टोंस नदी से मिलती है, टोंस या तमसा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, टोंस या तमसा, ये निकलती है स्वर्गारोहिणी से सुपिन नदी, और गोडा कुआर से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, रूपिन नदी। तो जो ये सुपिन और रूपिन नदी है, इनके मिलने से ये बनती है टोंस नदी, और ये मिलती यहाँ पर है, नेटवार पे मिलती है, स्वर्गारोहण रूपिन और सुपिन और रूपिन, ठीक है। अब बात करेंगे टोंस नदी जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे ये डाक पत्थर पे, और इसी नदी पे क्या है, कालसी क्षेत्र भी है, और यहाँ पे डाक पत्थर में मिल जाती है यमुना टोंस नदी से। और उसके बाद ये यहाँ से आसन नदी आती है, जो कि शक्ति नहर भी निकलती है यहाँ से, और ये आसन नदी कहाँ पे मिलती है, रामपुर मंडी में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे पोंटा साहब भी है आसपास, और ढालीपुर से ये क्या हो जाती है, यमुना नदी उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। तो ये हो गया यमुना नदी तंत्र। अब बात करेंगे और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें पश्चिमी धौलीगंगा नदी है, जो कि चमोली जिले की प्रसिद्ध नदी है, धौलागिरी श्रेणी से निकलती है, और अलकनंदा की महत्वपूर्ण नदी है। और इसी में क्या है, पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। पिंडर नदी की बात करें, कर्णगंगा भी बोलते हैं इसको, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर से। नयार नदी की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की दूधाधुरी श्रेणी से निकलती है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों के सतपुली के पास यहाँ पे संगम करने से क्या होता है, नयार, अभी इसका नीति देखेंगे, नयार नदी मैप करेंगे पूरा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कंप्लीट, यहाँ पे दूधातुली श्रेणी है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा और यहाँ पे चमोली में, ठीक। और यहीं से निकलती है पश्चिमी नयार नदी, पूर्वी नयार सतपुली में मिल जाती है, और यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा भी मिलती है। तो छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं, और वो ये तो बता दी है। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की देख लेंगे हम, गोलागार की नदी निकलती है, यहाँ से बाघरा नदी निकलती है, और सबका नदी भी निकलती है, छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं। तो ये पूरा मैप है एक में, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद देखें हम सहायक नदी और नदी बेसिन, जिसमें भागीरथी नदी बेसिन की बात करें तो पहली सहायक नदी है रुद्रगंगा, और इसके बाद केदार गंगा जो गंगोत्री में मिलती है, जाड़ गंगा जो भैरव घाटी में मिलती है, अभी दिखा दिया। मुख्य सहायक नदी किसकी है, कौन सी है, भिलंगना नदी, जिसका उद्गम क्या है, खतलिंग ग्लेशियर है, भागीरथी में मिलता है। अलकनंदा बेसिन की बात करें तो जो पहली सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, ये ढूंढियार गाड़ में हेमकुंड से आती है, ये नदी मिलती है अलकनंदा बेसिन पे। इसके बाद सरस्वती नदी है, जो माड़ा गांव में केशव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। और अन्य प्रमुख नदी जैसे ऋषिगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, बालखिला, मंदाकिनी, ये नदियां इसकी प्रमुख है अलकनंदा की, सहायक नदियों की बात हो रही है। अब बात करेंगे यमुना की सहायक नदी है, जो कि टोंस नदी का प्रभाव यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे हमने देखा यमुना नदी में टोंस नदी आके मिल रही है, तो यमुना में जो टोंस नदी है, 2 स्वर्गारोहिणी से निकलती है, सुपिन रूपिन निकलती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका जो पानी है ये ज्यादा है यमुना की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ से यही बात बताई गई है। देखिए 2 गुना जल लेकर आती है यमुना नदी में टोंस नदी। सोन नदी की बात करें तो देहरादून बेसिन में बहती है, ये देहरादून की लाइफ लाइन नदी है, जो सुरकंडा पहाड़ियों से निकलती है। सुसवा, बाल्दी, रिस्पना इसकी सहायक नदियां हैं। कफनी और कुफनी नदी की बात करें तो बागेश्वर के कफनी ग्लेशियर से उद्गमित होती है, और पिंडर यानी कि कर्णगंगा में कर्णगंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है कफनी, यहाँ से निकलती है। बात करेंगे अब नदियों का संगम, ये अभी मैंने मैप के थ्रू बता दिया है, तो आप देख सकते हैं कौन से जिले में पड़ते हैं और कौन से नदी है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं आप, विष्णुगंगा, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, पंचप्रयाग हैं। और यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा बहू होती है, और सास क्या होती है, भागीरथी होती है। जैसा याद कर सकते हैं, गंगा नदी से बन जाती है।
अब यहाँ पे देखेंगे नदियों का भौगोलिक क्रम और लंबाई। तो इसमें सबसे पहले जो लंबी नदी 252 किलोमीटर, उत्तराखंड की सबसे पहली नदी काली नदी है। फिर भागीरथी है 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195, कोसी 168, बाकी ये सब है, यमुना और पिंडर। जल प्रवाह की दृष्टि से अलकनंदा नदी का जल सबसे ज्यादा जल प्रवाह है। ठीक है, जल प्रवाह का मतलब है जितना ज्यादा क्षेत्र जल में फैला हुआ है। ठीक, वाटर वॉल्यूम, ठीक है, प्रवाह जितना पानी की मात्रा, ये जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अलकनंदा। नदी प्रणालियों का पूर्व से पश्चिम क्रम देखें तो सबसे पूर्व में है काली, काली नदी है। फिर सरयू नदी है, सरमूल से निकलती है यहाँ से। उसके बाद अलकनंदा नदी है, यहाँ से ऐसे जाती है, और यमुना नदी ऐसे आती है, और टोंस नदी इसके पीछे आती है। ठीक है, और यहाँ पे भागीरथी भी लिख सकते थे। भागीरथी नदी क्या है, अलकनंदा के बाद भागीरथी नदी है। अब बात करेंगे बांध, यानी कि बांध की परियोजना मेगा डैम प्रोजेक्ट है, जिसमें टिहरी बांध की बात करें तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। भागीरथी और भिलंगना नदी के पावन संगम यानी कि गणेश प्रयाग पे टिहरी गढ़वाल में स्थित है। 260.5 मीटर की ऊंचाई है, और एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा क्या है, रॉक फिल यानी कि मिट्टी और पत्थर से पूरी ये बांध है। इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट है, जिसमें टिहरी बांध की 1000 मेगावाट है, कोटेश्वर बांध की 400 मेगावाट है, और टिहरी पंप स्टोरेज की 1000 मेगावाट यहाँ पे क्षमता है। इतिहास की बात करें तो इसको स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते थे। 1972 में योजना को मंजूरी मिली, और 1978 में यूपी में सिंचाई विभाग ने इसे शुरू किया था, और 1988 में टीएसडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। लखड़वाल बांध परियोजना की बात करें तो देहरादून के यमुना नदी पर स्थित है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो 300 मेगावाट है। किसाऊ बांध की योजना की बात करें तो टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त सीमा पर 660 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना यह है। अगला देखें, रन ऑफ द रिवर और जल विद्युत संयंत्र की बात करेंगे तो पहला है मनेरी भाली परियोजना, जो कि उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर है। इसमें 2 चरण है, मनेरी भाली फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। दूसरी है पूर्वी धौलीगंगा परियोजना, जो कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में धौलीगंगा पर स्थित है। एनएचपीसी द्वारा क्या संचालित एक पूर्णतः भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड पावर स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। छिबरो जल विद्युत परियोजना की बात करें तो देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, याद रखना, और यह देहरादून के डांग पत्थर क्षेत्र में टोंस नदी पर निर्मित है, जो पूर्णतः भूमिगत पावर हाउस के रूप में विकसित है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित है, 120 मेगावाट की एक कुशल रन ऑफ द रिवर परियोजना यह है। ढालीपुर परियोजना की बात करें तो देहरादून में यमुना नदी से निकाली गई कृत्रिम यमुना नहर है, जो कि आसन बैराज पर सुचारू रूप से संचालित है। उच्चायु परियोजना की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पर प्रस्तावित उत्तराखंड की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी रन ऑफ द रिवर परियोजना यहाँ पे है। अब बात करेंगे पारंपरिक पर्वतीय सिंचाई साधन की, जो कि गूल विधि यहाँ पे है, उत्तराखंड में फेमस है। गूल क्या होता है, गूल सभी को पता है, जहां से ऐसे करके बनाते हैं, गूल वही है जिसमें पानी बहता है और खेतों में सिंचाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक स्रोतों से गाड़ या गधेरों से पानी को कृषि योग्य खेतों तक पहुंचाने के पत्थरों या मिट्टी की सहायता से बनाई जाने वाली संकरी जो खुली मानव निर्मित नहरें हैं उनको गूल कहते हैं, सभी को पता है। गूलों की सिंचाई की तकनीक की बात करें तो गूलों के माध्यम से पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत की सिंचाई की जाती है, और ये ग्रेविटेशनल रूप से होती है पूर्णतः, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर होती है, यानी कि सबसे ऊपर होगा फिर उसकी वजह से क्या गिरता रहेगा पानी गूल के माध्यम से। और बात करें ऐतिहासिक महत्व की तो परमार राजवंश और चंद्र राजवंश के काल से ये क्या है, निर्माण सुचारू रूप से चला रखा है इसका, और इसके प्रबंधक को सिंचपाल कहते थे या नियुक्त किया जाता है इसके प्रबंधन के लिए। और नलकूप और आधुनिक सिंचाई की बात करें तो मॉडर्न इरिगेशन में हरिद्वार और उधमसिंह नगर और नैनीताल और देहरादून के कुछ तराई भाग और क्षेत्रों में नलकूप यानी कि ट्यूबवेल से सिंचाई का सबसे प्रमुख और सक्षम साधन यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंचाई का जो सर्वाधिक योगदान है वो 50 से 55% से अधिक भाग में क्या है, नलकूप यानी कि सरकारी और निजी दोनों से द्वारा यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। और आधुनिक माइक्रो सिंचाई तकनीक की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल या सिंचाई संकट से निपटने के लिए टपकन यानी कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल मुख्यमंत्री राज्य कृषि सिंचाई योजना के तहत ये वित्तीय प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में जहाँ खेत नदी के स्तर जल स्तर से काफी ऊंचाई पर होता है, जैसे नीचे नदी बह रही है और खेत क्या काफी ऊपर है, तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। अब बात करेंगे नौला, जो पारंपरिक जल स्थापत्य का प्रतीक है। तो यहाँ पे नौला जो होता है सभी को पता है नौला क्या होता है, ठीक है, इस पर ज्यादा डेफिनेशन में जाते नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सांस्कृतिक महत्व है। तो सुनोड़ा नौला जो कि चंपावत में स्थित है, एक ऐतिहासिक नौला है जो अपने बेजोड़ वास्तुकला और चंद्रवंशीय उत्कृष्ट नक्काशी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। और नौला पूजन की बात करते हैं उत्तराखंड में सनातन परंपरा के तहत नव वधु द्वारा विवाह के प्रथम बार जल स्रोत की पूजा यानी कि नौला पूजन की जाती है। इसे सामाजिक रूप से अत्यंत पवित्र यहाँ पे माना जाता है। इसके बाद देखें प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें धारा, ठीक है, ये क्या है, पहाड़ों चट्टानों से जो
ठीक है, सबको पता है धारा क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखते हैं सिर पाता धारा, जो क्या है जल जहाँ पे लकड़ी या पत्थर की सुंदर बनाए रहते हैं, ठीक है। वैसे कृत्रिम नाला, उसके ऊपर क्या है सिर के बल यहाँ पे पानी भरना सुगम होता है इससे, ठीक है, ऊपर से होता है थोड़ा सा। मधु मुंधा पाता या पाताला धारा, तो जहाँ पे पानी क्या है सीधे दीवार या चट्टान से निकलता है, तो और जमीन के समांतर बहता रहता है, ठीक है। मुंधा पाता कहते हैं, और पाताला क्या है बहुत ही मंद गति से भूमि से रिसने वाला जो सूक्ष्म जलधारा होता है उसको पाताला कहते हैं। और औषधीय और खनिजी महत्व की बात करें तो यहाँ पे कई पर्वतीय धाराओं के जल में प्राकृतिक रूप से गंधक यानी कि सल्फर और अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवण घुले रहते हैं, जिसमें क्या है चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीज और पाचन क्रिया के लिए अत्यंत गुणकारी यहाँ पे माने जाते हैं। अब बात करेंगे गाढ़ गधेरे की। तो एक गाढ़ क्या होता है, जो माउंटेन रिवर होती हैं, पहाड़ों के जो ऊंचे हिमशिखर या सघन वन आच्छादित क्षेत्र होते हैं, उनसे निकलने वाले 12 मासी छोटी छोटी नदियां होती हैं, उनको गाढ़ बोलते हैं। जैसे कि भुंजार गाढ़, लधिया गाढ़, पनार गाढ़, ठीक है। और गधेरा क्या होता है, जो क्या होता है पहाड़ों के तीव्र ढलानों पर संकरी पथरीली खाइयों से होकर तीव्र गति से बहने वाले छोटे मौसमी नदी नाले होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आजकल बरसात हो रही है, तो आजकल गधेरे क्या हो गए एक्टिव हो गए, वह उसमें पानी बह रहा है, वरना नॉर्मल टाइम पे पानी नहीं होता उसमें। अब बात करें जल संरक्षण की चाल खाल की। तो चाल खाल होता क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में भीषण जल संकट से निपटने के लिए पहाड़ों की चोटियों या ढलानों पर क्या है पशु चारागाहों पर वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे कृत्रिम रूप से गड्ढे, तालाब या पोखर बनाए जाते हैं, जिनको चाल या खाल कहते हैं। और आकार में चाल क्या होती है छोटी होती है, और खाल क्या होती है थोड़ी बड़ी होती है चाल से, ठीक है। मृदा कटाव पर नियंत्रण, भूजल संवर्धन और पारिस्थितिकी के अनुकूल यहाँ पे इससे बनाए रहते हैं चाल खाल से, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे प्राकृतिक तापीय जल स्रोत, जो कि है पहला तप्त कुंड, जिसमें परिभाषा की बात करें तो हिमालय क्षेत्रों में और भूगर्भीय भ्रंश रेखाओं में यहाँ पे पाए जाने वाले जो गर्म प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनको तप्त कुंड तापीय चश्मा यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे इंपोर्टेंट है यमुनोत्री और बद्रीनाथ तप्त कुंड है, ठीक है। यहाँ पे अलकनंदा तट पर मंदिर के नीचे क्या है दर्शन नौ से पूर्व क्या है स्नान किए जाते हैं यहाँ पे तप्त कुंड में। और तपोवन तप्त कुंड है, मधुमहेश्वर और गौरी कुंड है, भाव कुंड है जोशीमठ में, तो ये बहुत सारे हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा पूरा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम देखेंगे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इससे आपको आइडिया लग सकता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना, इसमें से कौन सी नदियां नहर में स्थित है। जो ढालीपुर है यमुना नदी पर स्थित है, ढालीपुर यमुना नदी पर है। बात करेंगे इसमें यमुना नदी पर ही क्या है आसन बैराज के पास भी हमें निर्मित है। सोंग नदी निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी की सहायक नदी। तो सोंग नदी जो है गंगा नदी की है, जो कि यहाँ पे देहरादून घाटी की एक प्रमुख नदी भी माना जाता है, और देहरादून को क्या देहरादून की लाइफ लाइन है एक हिसाब से, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है यहाँ पे। तो अलकनंदा का है जो उद्गम स्थल वो सतोपंथ ग्लेशियर है। और बात करें इसी के साथ कुफनी यानी कि कफनी जो नदी है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो जो कफनी है वो पिंडर की सहायक नदी है, और कफनी ग्लेशियर से निकलती है ये बागेश्वर के। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, डोकरियानी हिमनद जो कि ग्लेशियर हिमनद ग्लेशियर उत्तराखंड के किस नदी बेसिन में स्थित है। तो जो डोकरियानी है वो भागीरथी नदी बेसिन पे स्थित है, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बात करें अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी पर उत्याशु जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो उत्याशु है अलकनंदा नदी पर। ये क्या है पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा की एक प्रस्तावित और एक बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो छिबरो घाटी छिबरो परियोजना टोंस नदी पर सही है, मनेरी भाली भागीरथी पर है, लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर है, यासी जो परियोजना है पिंडर नदी पर नहीं है। यहाँ पे यासी परियोजना क्या है देहरादून के यमुना नदी पर निर्मित है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में आकर यमुना नदी से मुख्य नदी से मिलती है। तो अलकनंदा की जो पिंडर नदी है ये मुख्य रूप से क्या है यहाँ पे मिलती है कर्णप्रयाग में आकर, और पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है कर्णप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी घाटी परियोजना की कुल ऊंचाई कितनी है। तो यह 260.5 मीटर है इसकी ऊंचाई, और ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना हुआ है, एशिया के बड़े बांधों में से एक है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के किस नद से होता है। तो जो पूर्वी रामगंगा नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के नामिक ग्लेशियर से होता है। यहाँ पे बात करेंगे रामेश्वर के सरयू नदी में मिल जाती है पूर्वी रामगंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर निर्मित कोटेश्वर बांध का निर्माण किस जिले या स्थान पर किया गया है। तो कोटेश्वर बांध का जो निर्माण है वो भागीरथी नदी पर किया गया है टिहरी जिले पर। यहाँ पे बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना
धारचूला के पास एनएचपीसी द्वारा संचालित एक भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे अब ये दे रखी नदियां, तो इसमें सबसे पहली जो है वो कोसी नदी है, छोटी, उसके बाद उससे लंबी है अलकनंदा, फिर उससे लंबी भागीरथी, और फिर सबसे लंबी कौन सी है? काली नदी है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस नदी का उद्गम एक गर्म जल स्रोत यानी कि तप्त कुंड से होता है? तो यमुना नदी का जो स्रोत है, उद्गम है, वो गर्म स्रोत से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहाड़ों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक छोटी कृत्रिम नहरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है गोरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में जल संचय तथा जल स्तर सुधारने हेतु बनाई जाने वाली पारंपरिक संरचना चाल खाल संबंधित है। तो ये वर्षा जल ग्रहण और भूमिगत जल संवर्धन से संबंधित है। इसके बाद देखें, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नौला और धारा शब्द पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जो नौला और धारा पारंपरिक ये शब्द हैं, ये पारंपरिक पेयजल और जल स्रोतों से संबंधित है, धारा और नौला। यहाँ पे जो नौला है वो भूगर्भीय पानी के रिसने का छोटा पक्का निर्मित कुआं होता है, और धारा क्या होता है? पहाड़ी जल धारा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध पारंपरिक जल स्रोत जो कि सुनौड़ा नौला, ये अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में? तो ये चंपावत जिले में है सुनौड़ा नौला। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतीय भूगोल में गाढ़ और गधेरे का क्रम शब्द क्या है? क्रमशः किससे निरूपित करते हैं? तो जो गाढ़ होता है ये पर्वतीय नदी होती है, और जो गधेरा होता है वह छोटी और बरसाती नदी नाले होते हैं। तो और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तराई और भाबर क्षेत्रों में सिंचाई का सबसे प्रमुख आधुनिक साधन निम्नलिखित में कौन सा है? तो नलकूप या ट्यूबवेल आधुनिक साधन है, जो कि उधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल और देहरादून के तराई भाबर क्षेत्र में बूलों के स्थान पर नलकूप यानी कि ट्यूबवेल और नहरें यानी कि सिंचाई का मुख्य साधन यहाँ पे है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसकी थ्योरी। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।